नमस्कार, मैं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं ऑफिशियल श्याम गिरी। बहुत खुशी हो रहा है यह कहकर कि आप दर्शकों की मांग पर मैं यह वीडियो बनाने जा रहा हूं, जिसके लिए आप बहुत से दर्शकों ने कमेंट किया था, फोन किया था, ग्रुप में डाला था कि सर अपना एक बनाइए। मैं ज्यादा वक्त तो आपको नहीं दे पाऊंगा, लेकिन कुछ ही वक्त में देश में चल रहे उन घटनाओं को और जो गतिविधियां चल रही हैं राजनीति के अंदर, या बेरोजगारी का आलम हो या महंगाई का, उसके ऊपर आप दर्शकों को खबरें बता पाऊंगा। इस चीज की खुशी है। जिस तरह आप दर्शकों से मैंने पूछा था क्या चीज पर पहला खबर बनाऊं, और आप दर्शकों ने यह कहा था बेरोजगारी पर, महंगाई पर। यह मुद्दा आज का बहुत अहम मुद्दा है और इस मुद्दे को लेकर के पूरे देश के अंदर त्राहिमाम सा मचा हुआ है। यह त्राहिमाम इस देश को क्या दिशा देगा और क्या दशा होगा, आने वाले समय में इसका पता चलेगा। लेकिन जो सरकार 2014 से ही यह कह रही हो कि सबके साथ, सबके विकास, सबके प्रयास की बात कर रही हो, और वही सरकार तानाशाही पे आ जाए, जो सत्ता में आने के लिए 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार देने की बात कह रही थी, आज वह करोड़ों युवाओं के रोजगार को खा गई। उसके बावजूद देश को विकसित करेंगे की बात करती है, तो सवाल खड़ा होता है। ऐसे में एक आंकड़े पर आप दर्शकों को ध्यान दिलाना चाहूंगा कि जब 2014 में मनमोहन सिंह की सरकार जा रही थी, उस समय पूरा विश्व जो था महंगाई की आंच में जल रहा था। उस वक्त सत्ता सौंपी गई थी नरेंद्र मोदी को 4% जीडीपी के साथ, जब हर देश को अपनी जीडीपी बचाने मुश्किल हो रही थी। ऐसे वक्त में जिस मनमोहन सिंह को देश का सबसे बड़े अर्थशास्त्री के रूप में जाना जाता था, उन्होंने सत्ता जब दी नरेंद्र मोदी को, तो 4% जीडीपी के साथ दी थी। महंगाई का आलम कि 2014 में जो पेट्रोल 71 रुपया लीटर था, वह आज 100 के पार भी गया, और आज के वक्त में 94.72 रुपया है। और डीजल जो 57 रुपये था, आज 87 रुपया 62 पैसे पर डीजल टिका हुआ है। एलजीपी 414 रुपये था। स्मृति ईरानी उस वक्त सर पर सिलेंडर लेकर के सड़कों पर खड़ा हो जाती थी कि महंगाई डायन खात जाता है। आज महंगाई बेडरूम तक पहुंच गई है 824 रुपये के साथ। इस पर कोई भी एक भारतीय जनता पार्टी का एक व्यक्ति इस पर चर्चा नहीं करता, यह दुखद है। और जिस तेल को खाते थे हम लोग, खाने में इस्तेमाल करते थे, जो तेल 52 रुपये लीटर था, आज 165 रुपया पर आ गया। लेकिन वही दूध जो मात्र 32 रुपये में मिलता था, आज 70 रुपया है। आटा 21 रुपये में जो था, वह आज 70 रुपया है। और दाल 70 रुपया जो था, वह 180 रुपया है। माफ कीजिएगा, आटा 21 रुपया था और आज 33 रुपया है। यह जो आलम है, इसके बाद 10 सालों में इस देश को आगे बढ़ना था, लेकिन यह देश आगे नहीं बढ़ा और पीछे गया। हमारे देश की मौजूदा सरकार कहती है कि $5 ट्रिलियन की देश की इकोनॉमी हो गई है, जबकि हकीकत यहां आकर के खड़ी हो जाती है कि $3.4 ट्रिलियन पर हमारे देश की इकोनॉमी है। लेकिन इस देश को एक झूठा संदेश दिया जाता है कि $5 ट्रिलियन हो गई। वहीं हमारे देश की सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार्लियामेंट के अंदर ऑन रिकॉर्ड जब यह बोलते हैं कि 81 करोड़ लोगों को 5 किलो हम फ्री अनाज देते हैं। 81 करोड़, 81 करोड़, सोचिए 140 करोड़ की आबादी के अंदर 81 करोड़ लोग जब भूखे हैं, 5 किलो फ्री अनाज की उन्हें जरूरत है, इसका मतलब क्या हुआ? ग्लोबल इंडेक्स के नए रिकॉर्ड के अनुसार ग्लोबल इंडेक्स यह कहता है कि 127 देशों के अंदर भूखमरी में हमारा देश 105 नंबर पर है।
जो देश 2014 में 55 नंबर पर था, आज वह 105 नंबर पर पहुंच गया है। भूखमरी में, आय में नहीं, आय में तो यह आलम है कि 139 नंबर पर है और बांग्लादेश के नीचे है। साग सब्जियों के रेट को आप देखिए, इस महंगाई के आलम में लोगों को जी पाना दुश्वार हो चुका है। जब विपक्ष पार्लियामेंट के अंदर यह सवाल उठाता है महंगाई को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के, और सरकार उस पर चुप्पी साध लेती है, तब बहुत बड़े सवाल होते हैं कि जो सरकार इस देश के युवाओं से यह वादे की थी कि हम युवाओं को 2 करोड़ युवाओं को हर साल रोजगार देंगे, लेकिन उस रोजगारी में अगर जाएं हम तो रोजगारी जिस कदर गिरी है इस देश के अंदर, 27 से 30% की बेरोजगारी इस देश में नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में मात्र 7 सालों में बढ़ गई। ऐसा किसी ने सोचा नहीं कि जो 2 करोड़ युवाओं को हर साल रोजगार देने की बात जो व्यक्ति कर रहा होगा, वह 30% तक बेरोजगारी को लेकर के चला जाएगा। यह भी पहली बार हुआ है। लेकिन महंगाई की दर भी पीछे नहीं है, बहुत सर चढ़ करके बोल रही है, 23 से 27%। और यह आंकड़े CSDS के आंकड़े हैं, यह किसी ऐरा गैरा एजेंसी के आंकड़े नहीं है। जो केंद्र सरकार के दिए हुए पैसे से जो संस्था चलती है, उस संस्था के यह आंकड़े हैं। अगर यह आलम है तो यानी कि यह देश की सरकार नाकामयाब रही इस देश को संभालने में। 7 सालों में रोजगार के नाम पर 70 बार पेपर लीक हुआ है, यानी कि 12 महीने में 10 बार, जिसका आलम यह रहा कि एक छोटे से उत्तर प्रदेश की अगर सिर्फ एक वैकेंसी की बात कर लिया जाए तो 60,000 वैकेंसी निकलती है और 48 लाख बच्चे फॉर्म फिलअप करते हैं। वह लाखों करोड़ रुपया वह कंपनी बना करके बैठ जाती है जिसे पेपर कराने का ठेका दिया गया रहता है। लेकिन उन 48 लाख बच्चों को यह पता होता है कि मात्र 60,000 लोगों को ही रोजगार मिलेंगे, लेकिन 48 लाख बच्चे फॉर्म फिलअप करते हैं अपनी किस्मत आजमाने के लिए कि किस्मत साथ दे देगी तो हमें रोजगार मिल जाएगा। लेकिन पेपर लीक होता है और उन 48 लाख बच्चों के भविष्य दांव पर लग जाते हैं। वह पैसे वापस नहीं होते हैं, जबकि 200 से लेकर के 500 तक फॉर्म फिलअप करने के पैसे लगते हैं। वह पैसे लाखों करोड़ों घोट करके वह सरकार और कंपनी बैठ जाती है जिस कंपनी को ठेका दिया गया रहता है, और वह कंपनी सरकार को चंदा देती है। और ब्लैक लिस्टेड कंपनी, ऐसी कंपनियों को ठेका दिया गया जो बिहार से ब्लैक लिस्टेड थे, जिनको जो गुजरात से बिलोंग करती थी, और गुजरात को आगे बढ़ाने के लिए और पैसे गुजरात को इकट्ठा करने के लिए हर संभव प्रयास किया गया। जिस तरह नरेंद्र मोदी ने रिमोट कंट्रोलर रखा अपने पास और नरेंद्र मोदी ने चाहे पर्ची से मुख्यमंत्री तक बनाया, लेकिन उत्तर प्रदेश में जाकर के फंस गए और उत्तर प्रदेश में एक ऐसा योगी मुख्यमंत्री बन गया जो प्रधानमंत्री की बड़ी मुश्किल हो गया हटा पाना। लेकिन योगी आदित्यनाथ भी जो कारनामे किए, जो बुलडोजर चलाए लोगों के घरों पर, गरीबों के, वह इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा और इन लोगों को आने वाली पीढ़ियां याद करेगी कि किस तरह गरीबों के ऊपर बर्बरता की गई थी। सांप्रदायिकता की आग में यह देश भड़क रहा है, यह देश जल रहा है, इसे भड़काया जा रहा है। आग में घी डालने का काम कर रहे हैं सत्तारूढ़ दल से लगे हुए ही कुछ नेता और कुछ लोग, जो लोगों को आपस में लड़ा करके अपनी राजनीतियां रोटियां सेक रहे हैं। राहुल गांधी का जाति जनगणना का मुद्दा उठाना भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को बैकफुट पर ला करके खड़ा कर देता है और इनके पैरों के नीचे जमीन खींच जाती है। जाति जनगणना एक ऐसा मुद्दा कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा जिस दिन जाति जनगणना हो जाएगी। इन सब नाकामियों से अपने आप को बचाने के लिए और सरकार अपने नाकामियों को छिपाने के लिए
लोगों को गुमराह और माइंड को डाइवर्ट करती हुई नजर आ रही है, जो इस देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने वाले 10 सालों में 20 करोड़ लोगों को रोजगार तो नहीं दे पाए। जो 20 करोड़ लोगों को रोजगार मिल जाता तो 80 करोड़ लोग कम से कम खुशहाल हो जाते, वह तो नहीं हुआ, लेकिन 81 करोड़ लोगों को 5 किलो फ्री अनाज के लिए मजबूर कर दिया और इस हालात में देश को ला दिया कि 1,80,000 लघु उद्योग कंपनियां इस देश में बंद हो गई। बड़ी बड़ी कंपनियां इस देश को छोड़कर चली गई, क्योंकि इस देश की सरकार हर व्यवस्था उद्योगपतियों के लिए कर रही थी। 16 लाख करोड़ रुपए का कर्ज उद्योगपतियों के लिए माफ कर दिया गया, लेकिन किसी एक गरीब व्यक्ति का 2 रुपए का कर्ज माफ नहीं किया गया। यह दुर्भाग्यपूर्ण रहा इस देश के लिए। आने वाला समय बहुत चुनौतीपूर्ण होने वाला है। महंगाई की आरंभ इस देश को किस कदर बेहाल करेगी, किस चरण पर लेकर के जाएगी। ऐसे में आज की जो राजनीतिक पार्टियां हैं, इस देश की राजनीतिकरण हो चला है, राजनीति नहीं रही। आरएसएस हावी हो चला है। आरएसएस और भाजपा के जो मंसूबे थे, आज वह पर्दे के पीछे से सड़क तक आकर के खड़े हो गए हैं और बेरोजगारी का आलम, किसान हो या वह पहलवान हो, चाहे वह अग्निवीर हो और चाहे इस देश के युवा हो, हर कोई बेहाल है। इस बेहाली का कौन है गुनाहगार, आप दर्शक समझ सकते हैं कि इस सरकार के मकसद क्या थे। आज अगर सरकार भाजपा की हर राज्यों में अपनी सरकार बनाना चाह रही है, नहीं वोट मिलने के बाद भी जो भाजपा तोड़ फोड़ की राजनीति करके हर राज्यों में सरकार बनाना चाहती है, उसका एक ही मकसद है, वह इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है, जो इम्पॉसिबल है। जो कभी हिंदू राष्ट्र था ही नहीं, उसे हिंदू राष्ट्र बनाने की कवायद की जा रही है। उसके अंदर माइंड को डाइवर्ट किया जा रहा है हिंदू मुस्लिम के नाम पर, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। मुस्लिम की लड़ाई इस देश में थी ही नहीं कभी और ना है, क्योंकि 19% की जनसंख्या है उनकी। 19% जो है वह 81% पर हावी नहीं हो सकता कभी भी। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। जिसने आजादी की लड़ाई में भी साथ दिया था, आज उसे दुश्मन बना दिया गया। जबकि इस देश में नारा लगा था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई। लेकिन इस देश में एक ऐसी सरकार आई जिसने सांप्रदायिकता को रंग दे दिया, रंग भर दिया, अलग अलग रंग भर दिया, और आज धर्म के नाम पर एक दूसरे से द्रोह करा दिया, विद्रोह करा दिया, और आज उसी आग में यह देश भड़क रहा है। बहराइच उत्तर प्रदेश का एक नमूना है, इसे टेलर मत समझिएगा, एक नमूना है जो इस देश को क्या दिशा देगा, यह बहराइच तय कर रहा है। बहराइच यह तस्वीर दिखा रहा है कि आने वाले समय में अगर यह लोग रहे तो किस कदर इस देश की बर्बरता होगी। अभी तो यह पिक्चर नहीं है, अभी तो यह एक तस्वीर है, टेलर और पिक्चर तो अभी बाकी है। बाकी आप दर्शकों के लिए ऐसे ही कुछ खबरें लेकर के आता रहूंगा। आप दर्शकों की जो भी राय होगी, सुझाव होगा, कमेंट में जरूर दीजिएगा। ऑफिशियल श्यामगिरी देखते रहिएगा। आपकी खबरें होंगी, आपके अगर तरफ भी अगर कोई बातें होंगी तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। हम अपने मंच पर सवाल जरूर खड़ा करेंगे। यह चैनल हमारा नहीं, आपका है। इसी के साथ दीजिए इजाजत, फिर होगी मुलाकात कुछ और खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।